चैप्टर स्टार्ट होता है और हम एक रूम देखते हैं। नाडिया रूम में बाथटब देखकर बोलती है ये, और सोचती है ये कमरे में बाथटब क्यों रखा है। ग्लेन ऑकवर्ड होते हुए बोलता है क्या सर्वेंट्स ने बात ठीक से नहीं सुनी थी। नाडिया बोलती है शायद ऐसा ही है, या फिर ये कोई टेस्ट तो नहीं है ये देखने के लिए कि हम सच में साथ में बात लेने के लिए कमिटेड है या नहीं। अलग बेदिंग एरिया है या नहीं ये पूछ लेना ही ठीक रहेगा। ग्लेन बोलता है मैं चेक करके आता हूँ। नाडिया इमेजिन करती सोचती है अब सोचूं तो ग्रैंड बेदिंग एरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना। तब बाथटब बड़ा था तो बिना ज्यादा सोचे हम साथ में नहा लिए थे, लेकिन इस बार बाथटब छोटा है, हमारे बॉडीज एक दूसरे को टच करेंगी। और शर्माते हुए सोचती है ये मुझे ग्लेन को लेकर अचानक इतना कॉन्शियस क्यों महसूस हो रहा है। नाडिया वहां से जाते हुए बोलती है नहीं मैं अभी आती हूँ, तुम टायर्ड हो, तुम यहीं रहो और आराम से क्लीन हो जाओ। ग्लेन उसका बर्ताव देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर हॉलवे में देखते हैं। नाडिया जाते हुए सोचती है अभी मैं इतनी एम्पैरस थी कि बिना सोचे समझे बाहर भाग गई। वैसे हॉलवे इतनी क्वाइट क्यों है, एक भी सर्वेंट नजर नहीं आ रहा, पूछने के लिए कोई है ही नहीं। और एक कमरे में से आती आवाज़ों को सुनकर सोचती है ये आवाज़ें, कौन है वहाँ। और हल्के से गेट खोलती बोलती है एक्सक्यूज मी। तभी काउंट गुस्से में चिल्लाता बोलता है मैंने कितनी बार कहा है, फिर भी एक औरत की तरह यूजफुल बनना सीखो, फिर भी लगता है तुम्हें कोशिश करने का ख्याल तक नहीं आता, बेकार चीज। रिवियर धीमी आवाज में बोलती है मुझे माफ कर दीजिए भागर। हाँ, ये लगता है मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। और मुड़ते हुए सोचती है अगर मैं सामने गई तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी, चलो यहाँ से निकलते हैं। फैमिली ड्रामा में उलझने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तभी काउंट बोलता है तो आप क्या करने वाली हो, वो ग्लेन नाम का लड़का कल चला जाएगा, तो उससे पहले उसका दिल जीतने का कोई तरीका तो सोचा होगा ना। नाडिया चौंकते हुए सोचती है हाँ, इसका क्या मतलब हुआ। हम फ्लैशबैक देखते हैं 1 महीने पहले का। काउंट सोचता है ड्यूक बालाजीत, वो हरामजादा क्या मजाक समझ रखा है, उसे पता था कि मुझे नॉर्थ का स्पाई वाला पोजीशन चाहिए, फिर भी उसने वो मुझसे छीन लिया। एम्परर का भरोसा भी ले गया, और ऊपर से उस औरत को और मार्कस विंटरफेल को मेरे ही घर में रात रुकवाने की हिम्मत। साफ साफ मुझे चिढ़ाने की चाल है ये। अगर वो नहीं होता तो एम्परर की फेवर मेरी होती। ये गुस्सा अंदर ही अंदर जलाई जा रहा है। सोच रहा हूं इन्हें सबक कैसे सिखाऊं। रुको, अब सोचो तो विंटरफेल जैसा लड़का उस ड्यूक की बेटी से खुश नहीं रह सकता। कोई भी समझदार इंसान अपने दुश्मन की बेटी से प्यार नहीं कर सकता जिसने उसकी माँ को मरवाया हो। अगर मैं बस रिवियर को उन दोनों के बीच ला दूं, पत्नी तो बस नाम की होती है, अगर उसकी जवानी में कोई खूबसूरत औरत पास आए तो वो मना नहीं करेगा, और फिर एम्परर की फेवर मेरी होगी। हाँ, उन्हें इस घर में लाने का पछतावा करवाऊंगा, उस घमंडी बास्टर्ड की नाक तोड़ दूंगा। प्रेजेंट में काउंट चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा ही होना चाहिए था। और सोचता है ये दोनों इतनी अच्छी तरह कैसे घुल मिल रहे हैं, ऊपर से काफी प्यारे भी लग रहे हैं। काउंट रिवियर पर चिल्लाता बोलता है अगर तुमने नाडिया से पहले लॉरल रीथ दिया होता तो ये सब नहीं होता। अगर तुम थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव होती तो ग्लेन का दिल आसानी से जीत सकती थी, भले ही पहले से कुछ भी ना हो। निकम्मी। एक ही बेटी होने का यही नतीजा होता है, छोड़ो जाओ। तभी उसे बाहर आता देख नाडिया छुपने को भागती है। रिवियर बाहर आती है और अपने कमरे की तरफ भागती चली जाती है। नाडिया उसको देखकर अपनी पास्ट लाइफ याद करती सोचती है बेकार चीज, ये लेबल मेरी पिछली जिंदगी में भी मेरे साथ चिपका रहा था। मिस रिवियर। सीन शिफ्ट होता है। नाडिया रिवियर के कमरे के खड़ी सोचती है मैं उसके पीछे पीछे आई बिना उसे बताए, लेकिन अब क्या करूं, मुझे नहीं लगता मैं रिवियर की कोई मदद कर सकती हूँ। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन नाडिया गेट खटखटाती है। तभी अंदर से तोड़फोड़ की आवाज आती है। हाँ, रिवियर कमरे के अंदर से बोलती है कौन है। नाडिया बोलती है मैं नाडिया हूँ, असल में मैं पूछने आई थी कि क्या नहाने के लिए कोई और जगह है, क्योंकि हमारे कमरे में सिर्फ एक ही बाथटब है। रिवियर दरवाज़ा खोलती बोलती है पहले अंदर आ जाइए। नाडिया बोलती है आप आराम कर रही होंगी, इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी मिस रिवियर। और एक कपड़े को देखकर सोचती है ये क्या है, बेड के नीचे कुछ रखा है, कपड़े का टुकड़ा लग रहा है, वो इसे बेड के नीचे क्यों रखेगी, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है ना। ऐसे स्ट्रैप्स आमतौर पर कमरे में इस्तेमाल नहीं होते, और वैसे भी ऐसे स्ट्रैप ज्यादातर गलत कामों के लिए ही होते हैं। गाइस, नाडिया कुछ गलत ही दिमाग चला रही है। रिवियर पलटते हुए बोलती है आप किसी और बाथरूम के बारे में पूछ रही थी ना, तो फिर नाडिया बोलती है मिस रिवियर, आज पहले ठीक से बात नहीं हो पाई, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और सोचती है
कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सोच रही? रिवियर धीमी आवाज में बोलती है। माफ कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगली बार। नाडिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ऐसा मत कहिए, क्या आप हाल ही में किसी मुश्किल से गुजर रही हैं? रिवियर चौंकते हुए बोलती है। माफ कीजिए? रिवियर उसका हाथ झटक कर बोलती है, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? माफ कीजिए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं मेड से आपके लिए नहाने की जगह तैयार करवा देती हूँ। नाडिया ऑकवर्डली चिल्लाते हुए बोलती है, दरअसल मैंने आपको थोड़ी देर पहले काउंट से बात करते हुए सुना था। तो रिवियर एक डार्क ऑरा के साथ बोलती है, मैडम, क्या अब आप मुझ पर दया दिखा रही हैं? जो इंसान बचपन से पिता के प्यार और लाड में पला हो, उसके लिए वो नज़ारा काफी शॉकिंग रहा होगा। और चिल्लाते हुए बोलती है, तो जब आपने वो देखा जिससे आपको मुझ पर तरस आ गया और आप मेरे पीछे पीछे चली आईं, क्या मैं आपको इतनी मजाकिया लगी थी? नाडिया धीमी आवाज में बोलती है, क्योंकि हम एक जैसी लगती हैं। ड्यूकल हाउस की मेरी मौजूदगी, मैं भी उसी घर में अपने पिता की पपेट बनकर जीती आई हूँ। और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, इसलिए मिस रिवियर को देखकर अनदेखा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उस दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो क्या आप मेरी बात सुनेंगी? शायद ये थोड़ी लंबी कहानी हो, लेकिन मैं सच में ये सब मिस रिवियर को बताना चाहती हूँ। हम कुछ देर बाद देखते हैं। नाडिया बताती है, रिवियर को शांत करने के बाद हमने काफी गहराई से बात की। उसे खुलकर बोलने में वक्त लगा, लेकिन रिवियर बोलती है, तो ऐसा हुआ था, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मिस नाडिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत अफसोस है। नाडिया बोलती है, तो मिस रिवियर, मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी गलत सोच अपने मन में रखें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। क्योंकि भले ही अभी सब कुछ आपके मुताबिक ना हो, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा मौका आएगा जब आप इन सब से बाहर निकल पाएंगे। रिवियर कंफ्यूज होकर बोलती है, माफ कीजिए, गलत सोच? नाडिया बोलती है, वही तो, बेड के नीचे जो रस्सी थी। रिवियर बोलती है, और जोर से हंसते हुए बोलती है, तो ये सब उस रस्सी को देखकर हुई एक अजीब गलतफहमी की वजह से था। वो उस मकसद के लिए छुपाकर नहीं रखी गई थी जैसा आप सोच रही हैं मैडम। और उस रस्सी को बाहर निकालकर बोलती है, ये मेरा स्ट्रेस रिलीवर है। मुझे लगता है सीधे दिखा देना ज्यादा आसान रहेगा। मैडम, क्या आप कभी घर से भागी हैं? नाडिया कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या? रिवियर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चलिए हम देखते हैं। वो दोनों रस्सी के सहारे बालकनी से बाहर कूद जाते हैं। नाडिया घबराते हुए बोलती है, मिस रिवियर, हम कहाँ जा रहे हैं? और सोचती है, तो ये था इस रस्सी का इस्तेमाल। उससे भी ज्यादा, क्या मिस रिवियर की पर्सनालिटी अचानक बदल नहीं गई? रिवियर मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर आप चुपचाप मेरे पीछे चलें तो मैं आपको कुछ अच्छा दिखाऊंगी। हम कुछ देर बाद देखते हैं। नाडिया उस जगह को देखकर सोचती है, अजीब बात है, लेकिन किसी वजह से काफी पीसफुल लग रहा है। और बोलती है, मिस रिवियर, ये जगह। रिवियर बोलती है, आपने डिनर के वक्त कहा था कि आपको मैंशन के बाहर वाली लेक पसंद है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो हम यहाँ अक्सर पिकनिक के लिए आते थे। हर बार जब मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती तो गिर जाती और डांट पड़ती, लेकिन हर बार जब मेरी माँ का मेरे लिए फिक्रमंद होना मुझे अपने बचपन जैसा लगता था। इसीलिए ये जगह मेरे लिए एक अच्छी याद बन गई। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है कम से कम यहाँ मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। नाडिया बोलती है, आप पेड़ों पर चढ़ती थी? अभी तो आप बस एक शालीन यंग लेडी जैसी लगती हैं। रिवियर मुस्कुराते हुए बोलती है, दिन में आपने जो पेंटिंग्स देखी थी याद है? वो सब यहीं बनाई गई थी। असल में मेरे पिता को मेरा ड्राइंग करना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं ज्यादा नजर न आने वाली जगहों पर ही काम करती हूँ। नाडिया चौंकते हुए बोलती है, क्या? और सोचती है, इतनी स्किल होने के बावजूद? रिवियर बोलती है, सच कहूँ तो मेरा सपना आर्ट एकेडमी जाने का था, लेकिन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। काउंट बोलता है, एकेडमी? फालतू सपने मत देखो और शादी की तैयारी करो। आर्ट बस तुम्हारी कीमत बढ़ाने का एक तरीका है, अपनी औकात समझो। प्रेजेंट में रिवियर बताती है, तो मेरे पास सहने और इसी में जीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नाडिया बोलती है, मिस रिवियर बोलती है, आप पहली इंसान है जिससे मैंने दिल खोल कर ये सब कहा है। और मैडम की कहानी सुनने के बाद मैंने भी तय कर लिया है कि एक दिन यहाँ से जरूर निकलूंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नाडिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, बिल्कुल, क्योंकि मिस रिवियर पूरी तरह काबिल है। रिवियर मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक्स नाडिया। नाडिया बताती है, उस रात हमारी बातें बिना रुके चलती रहीं। ये पहली बार था जब मेरी उम्र की कोई लड़की थी जिससे मैं सब कुछ शेयर कर पाई। इसे ही तो हम फ्रेंड कहते हैं, है ना? सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह देखते हैं। ग्लेन बोलता है, तो अब अलविदा। काउंट बोलता है, कभी भी वापस आना। रिवियर नाडिया से फुसफुसाते हुए बोलती है, नाडिया,
अफसोस है कि आप इतनी जल्दी जा रही हैं। नाडिया धीमी आवाज में बोलती है, मुझे भी काश हमारे पास बात करने के लिए थोड़ा और समय होता। रिवियर उसके पास आकर बोलती है, और हाँ, कहीं आपको गलत आइडिया ना आ जाए, मैं सच में हिज ग्रेस के पीछे नहीं पड़ रही थी, ठीक है? वैसे भी हिज ग्रेस तो नाडिया में ही इतने खोए हुए थे कि मुझे नोटिस ही नहीं किया। नाडिया शर्माते हुए सोचती है, हे भगवान। रिविया बोलती है, और अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे उस नाइट जैसे लोग पसंद हैं जो वहाँ खड़ा है। ज्यादा चिंता मत कीजिए। नाडिया फेबियन को देखकर सोचती है, तो ये है उसकी प्रेफरेंस। रिवियर नाडिया को जाता देख बोलती है, फिर अपना ध्यान रखना। नाडिया बोलती है, आप भी अपना ख्याल रखिए मिस रिवियर। ग्लेन उन दोनों को देखकर बोलता है, लगता है तुम दोनों कल रात साथ में काफी देर से लौटी थी। क्या तुम उस दौरान दोस्त बन गई? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। नाडिया बोलती है, हाँ, ये पहली बार है जब मैंने कोई दोस्त बनाया। नाडिया बताती है, और इसी तरह समय बीतता गया और आखिरकार हम कैपिटल पहुंच गए, विंटरपेल टाउन हाउस। ग्लेन उसको मैंशन दिखाता बोलता है, ये तुम्हारा यहाँ पहला मौका है ना? तुम थकी होंगी, पहले मैं तुम्हें अपने कमरे तक ले चलता हूँ। एक मेड वहां आकर बोलती है, माय लॉर्ड, ड्यूकल हाउस से मैडम के नाम एक लेटर आया है। नाडिया बोलती है, मेरे नाम? नाडिया लेटर लेती सोचती है, एडन से लेटर में लिखा होता है, नाडिया, मैं चाहता था ये सब तुम्हें खुद आकर दूं, लेकिन मजबूरी में मुझे ये लेटर भेजना पड़ रहा है। पिछली बार तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ पाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। देर से ही सही, मैं तुम्हें एंगेजमेंट की बधाई देना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। वैसे इस लेटर के साथ एक इन्विटेशन भी भेज रहा हूँ, जरूर देखना। ग्लेन बोलता है, ये तो टूर्नामेंट का इन्विटेशन है। नाडिया बोलती है, ओ अब याद आया, लगभग 2 महीने पहले मुझे पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन मिला था। ग्लेन बोलता है, ये वो इवेंट है जहां बर्थडे बैंक्वेट में शामिल हर फैमिली अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। क्या हमारी फैमिली के किसी नाइट ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है? तभी फेबियन उनके पीछे से बोलता है, वो मैं हूँ, मैंने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। ग्लेन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, हाय, मुझे मजबूरी में इसे हिस्सा लेने देना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम टूर्नामेंट का दिन देखते हैं। नाइट्स बोलते हैं, ये तो लगभग किसी फोर्ट्रेस जितना बड़ा है। अगर टूर्नामेंट साल में सिर्फ 1-2 बार होता है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाता है? नाडिया बोलती है, ये ग्लैडिएटोरियल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। कैपिटल में ग्लैडिएटर कल्चर काफी डेवलप्ड है। इतनी भीड़ रहती है कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती। ग्लेन बोलता है, लगता है तुम यहाँ काफी बार आई हो। नाडिया बोलती है, ज्यादा नहीं, मैं पिता के साथ आया करती थी, हालांकि अपनी मर्जी से नहीं। और परेशान होते हुए सोचती है, हाँ, फादर ऐसा इवेंट कभी मिस नहीं करते। यकीनन वो कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसके पीछे से ड्यूक बोलता है, नाडिया, तुम यहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनकर नाडिया घबरा जाती है। नाडिया एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, फादर, काफी समय हो गया आपको देखे हुए, आपकी तबीयत ठीक है? ड्यूक बोलता है, मुझे पता चला था कि तुम आ चुकी हो, लेकिन यहाँ मिल जाओगी ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा है कि तुम ठीक लग रही हो। वैसे क्यों ना कभी पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए? तुम्हारा हस्बैंड भी। ग्लेन उसको देखकर एक ग्लूमी एक्सप्रेशन देता है। नाडिया उसको देखकर बोलती है, जरूर। वैसे इस बार बालाजीत फैमिली की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ड्यूक बोलता है, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। हम कुछ देर बाद देखते हैं। ग्लेन नाडिया को देखकर बोलता है, तुम बोर लग रही हो। नाडिया बोलती है, शायद ज्यादातर लेडीज को ऐसा ही लगता होगा। मुझे खून खराबा देखना ज्यादा पसंद नहीं है। ग्लेन बोलता है, तो फिर तुम्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि आज का विनर गोल्डन रोज किसे देगा? नाडिया बोलती है, ओह, ये सुनकर याद आया, टूर्नामेंट जीतने वाले नाइट को गोल्डन रोज देने का हक मिलता है। आमतौर पर नाइट इसे अपनी वाइफ या फियांसे को देता है, लेकिन अगर वो अनमैरिड हो तो अपने लॉर्ड की वाइफ या डॉटर को, या वहां मौजूद सबसे हाई रैंकिंग लेडी को। नाडिया सोचती है, मैं 17 साल की थी जब बालाजीत का नाइट जीता था और उसने करीन को गोल्डन रोज दिया था। नाडिया बोलती है, हाँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी तो है कि इस बार किसे मिलेगा। ग्लेन बोलता है, क्या तुमने कभी चाहा है कि तुम्हें गोल्डन रोज मिले? नाडिया एक स्माइल के साथ बोलती है, नाम भले गोल्डन रोज हो, लेकिन असल में उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती। मुझे उसमें खास दिलचस्पी नहीं है। ग्लेन उसको देखकर सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं बाहर ही चला जाता। फेबियन की स्किल देखते हुए उसका जीतना मुश्किल लगता है। तभी नाडिया बोलती है, अरे, अब फेबियन की बारी है। अनाउंसर बोलता है, बैरन लेसार्ड नॉक्स के बेटा, मार्कीज हाउस ऑफ विंटरफेल के वासल सर फेबियन नॉक्स, और उनके ओपोनेंट है। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। फेबियन मुंह लटकाता आता बोलता है, मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड। ग्लेन बोलता है, नहीं, तुमने अच्छा किया।
वैसे भी ये कोई बहुत ज़रूरी इवेंट नहीं है, ज़्यादा चिंता मत करो। फेबियन धीरे से बोलता है। मैं माय लेडी को गोल्डन रोज़ देना चाहता था। नाडिया बोलती है। मेहनत के लिए धन्यवाद, अब आराम करो और बाकी टूर्नामेंट एंजॉय करो। तभी अनाउंसर बोलता है, अब अगला मैच हाउस बलाजीत के नाइट ली जी हो। ये ली जी हो का नाम सुनकर चौंक जाती है। क्राउड में बातें चलने लगती हैं। हाँ, वो काले बालों वाला आदमी, क्या ये सच में इस लेवल के मैच के लायक है? नाडिया परेशान होते हुए सोचती है, पहले सर जी हो कभी टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुआ, तो इस बार क्यों? और फिर भी उसे नापसंद करने के बावजूद उसकी स्किल वाकई बेहतरीन है। तभी ली जी हो उस आदमी को हरा देता है। क्राउड में खड़े लोग बोलते हैं, एक पल में ही मैच खत्म हो गया, अफवाहें सच थीं। नाटिया सोचती है, अब समझ में आता है कि फादर उसे अपने पास रखने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते थे, यहाँ तक कि शादी से मुझे बांध दिया। तभी ली जी हो उसकी ओर देखता है। नाटिया हैरान होती सोचती है, क्या अभी हमारी आंखें मिली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी भीड़ में वो मुझे कैसे देख पाएगा? नाडिया बोलती है, ग्लेन, मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप ज्यादा नहीं आती, लेकिन आज का विनर कौन होगा ये अब साफ दिख रहा है। ग्लेन एक डार्क एक्सप्रेशन से बोलता है, लगता है हम दोनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। हम थोड़ी समय बाद देखते हैं। एम्परर बोलता है, तुम्हारी जीत पर बधाई, जैसा सुना था तुम्हारी स्किल्स वाकई उतनी ही शानदार हैं। जीहू बोलता है, धन्यवाद योर मेजेस्टी। नोबल्स बातें करते बोलते हैं, इस साल का टूर्नामेंट फीका था, लेकिन कम से कम ड्रैगन स्लेयर की स्किल्स तो देखने को मिली। अब सवाल ये है, गोल्डन रोज किसे मिलेगा? नाडिया सोचती है, जाहिर है वो करीन को ही देगा। एम्परर बोलता है, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी अभी कोई फियांसे नहीं है, या फिर गोल्डन रोज देने के लिए तुम्हारे मन में कोई खास है? जीहो बोलता है, योर मेजेस्टी, पूरे सम्मान के साथ क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? एम्परर बोलता है, कहो। जीहो बोलता है, गोल्डन रोज लेने से पहले मैं किसी से मुकाबला करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ड्यूअल की इजाज़त देंगे? एम्परर बोलता है, क्या? जीहो बोलता है, मार्किस विंटरफेल की रेपुटेशन काफ़ी मशहूर है। पिछले साल की एक्सपेडिशन में उनकी स्किल देखकर मैं उनसे कम से कम एक बार भिड़ना चाहता था। योर मेजेस्टी, मैं विनम्र अनुमति चाहता हूँ। एम्परर बोलता है, सर जी हो, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन ये काफ़ी अचानक है। जी हो बोलता है, अगर मार्किस विंटरफेल एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लूंगा। नाडिया फुसफुसाते हुए बोलती है, ग्लेन, मना कर दो, बिना वजह ड्यूअल बेकार है। ग्लेन गुस्से से सोचता है, उसका चेहरा देखते ही चिढ़ होने लगती है। पता नहीं क्या चाल चल रहा है, लेकिन जिस तरह वो बार बार नाडिया की ओर देख रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ग्लेन अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, मैं चुनौतियों से भागने वालों में से नहीं हूँ। योर मेजेस्टी, मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। एम्परर बोलता है, ठीक है, अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो मुझे रोकने की कोई वजह नहीं दिखती। ग्लेन बहा आता बोलता है, तो फिर शुरुआत कब करें? जीहो बोलता है, क्योंकि रिक्वेस्ट मैंने की है इसलिए मैं आपका फैसला मानूंगा योर ग्रेस। ग्लेन एक डार्क एक्सप्रेशन से बोलता है, ऐसे में आज तुम कई मैचेस लड़ चुके हो, थक गए होगे, कल कैसा रहेगा? जीहो बोलता है, नहीं, मुझे अभी लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। नाडिया उन दोनों को देखकर हैरान होती सोचती है, अचानक ड्यूल, ये सब अचानक क्यों हो रहा है?